हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा द पीपल्स डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब दोस्तों समझते हैं इसमें जो द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये जो इतना लंबा एक टॉपिक है, आप देखते होंगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है। पहले समझिए द पीपल डेवलपमेंट मीन्स अर्थात लोगों का विकास। अब लोगों का विकास कैसे होगा? जब आपके पास अच्छी रोजी रोटी होगी, जब आपके पास कुछ जमीन के टुकड़े होंगे, या आपके पास कोई व्यापार होगा, या आपके पास इंटरनेट होगा। जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, पुराना कॉन्सेप्ट। लेकिन अब तो रोटी कपड़े मकान से तो जीवन चलेगा नहीं। अब उस रोटी कपड़े के साथ साथ आपको थोड़ा सा इंटरनेट भी चाहिए, लग्जरी गाड़ियां भी चाहिए, समय के अनुसार आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये भी चाहिए। ये सब क्या कहलाता है? द पीपल डेवलपमेंट। एक मानव का विकास कैसे होगा? जैसे आप लोग अगर पढ़ते होंगे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है क्या कहलाता है? भाई, जिस व्यक्ति के पास 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रहा, रात को सोने के लिए कोई घर मिल गया, ठीक, प्लस तन ढकने के लिए कपड़ा घर है, तो ये जिसमें आपको जोड़ते थे HDI में। लेकिन समय के अनुसार अब देखा गया एजुकेशन, हेल्थ और इंटरनेट, प्लस आपका कुछ लग्जरी लाइफ चीजें जो वस्तुएं होती हैं, अगर ये सब आपके पास है तभी कहेंगे मानव का विकास है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए मानव का विकास किस सीमा तक पहुंचा है, वो कहां तक अपने आप को प्राप्त किया है। जैसे अब देखते होंगे आज के दौर में, जब से 2017 में जीएसटी आया, अब जीएसटी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा मिडिल फैमिली पे पड़ने लग गया, लेकिन वो व्यक्ति परेशान है, ना अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाता है, ना अपने बच्चों को सही अच्छे कपड़े दे पा रहे, क्योंकि भाई बहुत से खर्चे आ गए। दूसरी चीज है समय के अनुसार आजकल जैसे मेल है फीमेल जो शादियां होती हैं, एक शादी में कम से कम जैसे जिसका खर्चा है भाई 10 लाख 20 लाख, किसी का करोड़ों में चला जाता है, जैसा उनका इनकम उसी हिसाब से वो खर्च करते हैं। अब एक क्या वो समाज को विकास की धारा को बताती है? नहीं बता पाती। क्यों? विकास की कौन सी धारा ऐसी है जिससे हम मेजर करेंगे कि द पीपल डेवलपमेंट का एक अच्छी तरीके से विकास हुआ है? ये जो पॉइंट होता है ये आपका इन्वायरमेंट। आप सोचेंगे सर ये तो इसमें आपका टॉपिक इन्वायरमेंट दिया था, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसमें जो सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे, जिसमें अब बात करेंगे जैसे SDG, जिसमें आप 17 पॉइंट है, एक होता है MDG। आप इसको अगर जाके कभी होमवर्क करना या देखना, ये जो मैंने सारी बात बोला यही चीज उसमें है। SDG मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास एक लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा, जो 17 पॉइंट रखा गया है। ये 2015 में लाया गया और इसका टारगेट 2030 तक है, ठीक है। लेकिन ये जो SDG है ये आपका पेपर में कई बार पूछता है। MDG जो था ये क्या था? ये 2000 सन में लाया गया था और ये प्लस 2015 तक इसका टारगेट था, ये कंप्लीट हो गया। इसमें 8 पॉइंट रखा गया, पहले MDG बाद में SDG। अब SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यही जो मैंने शुरुआत में बोला दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात, विकास की बात, तो ये आपको पूरा SDG में दिखेगा। क्या क्या भाई? किसी भी समाज को बेहतर करना तो वहां गरीबी पहले कम करो, वहां एजुकेशन बेहतर करो, वहां पर क्लीन बढ़िया शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था करो, वातावरण शुद्ध करो, लोगों के पास रोजगार हो, जो मेल है फीमेल में किसी प्रकार कोई भेदभाव ना हो। जैसे आजकल लोग ये भी भेदभाव करते हैं, महिलाओं की सैलरी कुछ कम करते हैं, पुरुषों की सैलरी ज्यादा करते हैं, या महिलाओं के बोलेंगे कि महिलाएं ज्यादा छुट्टी लेती हैं। बट अगर नेचुरल प्रोसेस से उनको भी देखा जाए, पुरुष को देखा जाए, तो काफी डिफरेंस है। तो अगर जब तक विकास करना है तो आप क्या करना पड़ेगा? उनको मौका देना पड़ेगा, उनको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। गरीबी कम करो, महिलाओं को सपोर्ट करो, किसी प्रकार कोई भेदभाव ना करो। यही सारी पॉइंट आपका इस SDG में लिखा है, 17 पॉइंट टोटल।
इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, फर्टिलिटी की बात कर रहा है। फर्टिलिटी में से एक तरह जैसे बंधुता, एकता, अखंडता, जैसे शुरुआत में प्रियम्बल में जो पढ़े होंगे ये सारे पॉइंट इसी में दिखता है आपका। इकोनॉमिकल बात करेगा, आर्थिक रूप से सबका विकास हो। जब ये सबका विकास होगा तभी कहलाएगा ना द पीपल डेवलपमेंट। लेकिन ये कैसे होगा, आइए पहले इस चीज को समझते हैं। जैसे इन्वायरमेंट, अगर आपका पर्यावरण अच्छा है तो आपका देश में विकास अच्छा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये प्यारा भारत देश है। अभी प्यारा भारत जो देश है दोस्तों, अगर ऐसे मैप बना देते जो भी समझ में आएगा, ध्यान से देख लीजिए जो भी आपको समझ में बैठेगा। इस तरह ऐसे है इंडिया का मैप, ठीक। अब मान लीजिए आपके प्यारा यहां पर दिल्ली है, यहां पर मुंबई है, यहां पर चेन्नई है और यहां पर कोलकाता है, बड़े बड़े महानगर हैं। अब ऐसे समझो, अगर यहाँ की पर्यावरण स्थिति ठीक नहीं है, मतलब भाई अगर पता चला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, अगर वो इन्वायरमेंट को देखा जाए, यहाँ शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, बिजली अच्छी नहीं है या अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, क्या मानव का विकास होगा? नहीं होगा। तो पहले हमें क्या पढ़ना होगा? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में जब पढ़ेंगे तो शुरुआत में पहले क्या पढ़ेंगे, इसको मिटा के बताते हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं पृथ्वी के बारे में पहले समझो। बहुत से लोग यूपीएससी तैयारी करते हैं या यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, तो इन्वायरमेंट मतलब रटना नहीं है, समझना है। जैसे मान लीजिए आपका पूरा ये अर्थ है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर आप ध्यान से देखिएगा, चलो मान लीजिए ये अमेरिका कॉन्टिनेंटल है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, ऐसे बना देते समझ जाओ। बाकी ये सब यूरोप और ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऐसे ये पृथ्वी पे समझ जाइएगा। इस अर्थ को जब आप पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे, तो आप पहले देखते होंगे लिथोस्फीयर। क्या पढ़ते हैं? लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल को समझो। अब स्थल मंडल जब आप पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा? पहाड़ है, पर्वत है, मैदानी भाग है, तटीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय भाग है और आपका जल स्तर भाग है, जिसको हम बोलेंगे अगला हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। तो आप ध्यान से देखिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में जो ठोस है, जैसे अगर जिन्होंने जियोग्राफी वगैरह पढ़े होंगे, सियाल, सीमा, नीफे, वैसे पूरी अर्थ को डिवाइड किया गया। बट हमें बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे हम रहते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। कहाँ की मिट्टी काली है, कहाँ की मिट्टी बालुई है, कहाँ की मिट्टी दोमट है, कहाँ की मिट्टी लेटराई है, ये सब किसका पार्ट होगा? आपका लिथोस्फीयर पे। प्लस कहाँ पर जंगल है, कौन वन संरक्षणाधीन है, कौन जीव संरक्षणाधीन है, कौन क्योटो प्रोटोकॉल है, कौन हॉट स्पॉट रेंज है, कौन बायोडायवर्सिटी रेंज है, ये सारी पॉइंट आप पढ़ते हो। कब रामसर सम्मेलन किया गया, यहां से जब आप बेसिक की शुरुआत करेंगे, लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर बाद आप पढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। अब जलमंडल में जब आप पढ़ेंगे कि महासागर क्या है, सागर क्या है, नदी क्या है, झील क्या है, जलप्रपात क्या है, अर्थात जिससे आपका जल से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उसी को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। लेकिन ये सब क्यों हम पे पढ़ना होता है? इसलिए क्योंकि अगर इन्हीं में किसी में एक प्रकार से अनबैलेंसिंग अप्रोच, अनबैलेंसिंग मतलब मान लीजिए लिथोस्फीयर में कहीं पर एक सागरीय प्लेट है और एक स्थलीय प्लेट है, दो प्लेट आपस में टकराती हैं, तो वहां पर क्या होगा? भूकंप आएगा या वॉल्केनो आएगा। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आ सकता है या तो ज्वालामुखी आएगा। लेकिन अगर इसी जमीन पे मान लीजिए सभी जापान में बहुत से, जिसको पैसिफिक ओशन को ही बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। तो क्यों उसका नाम दिया? बार बार वहां पर क्या होता है, जब देखो कभी भूकंप आएगा, कभी ज्वालामुखी आएगा, वहां बहुत से द्वीप भी देखने को मिलते हैं। जो मानव वहां निवास करता है, क्या उसका विकास हो पा रहा है? नहीं हो पाता। भाई आज घर बनाया, अगले दिन भूकंप आ गया, फिर घर गिर गया।
तो कहने का मतलब हमें क्या समझना है, अगर पर्यावरण हमारे लिए अच्छा है, हमारे अनुकूल है, तो मानव का विकास होगा। जलमंडल में ही वही चीज है, अगर जल का स्तर ठीक ठाक है, हमारे लिए मानसून अच्छी है, तो हमारी खेती अच्छी होगी, तो मानव का विकास होगा। अगर जल अच्छा खासा बरसात भी हो गया, पर्वतीय वर्षा अच्छी हो रही है, चक्रवाती वर्षा अच्छी हो रही है, तो हमारे लिए अच्छा है, तो मानव का विकास होगा। ठीक है, तो ये आपका लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। अगली पॉइंट हम बात करते हैं इसी में, एक होता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जैव मंडल। अब जैव मंडल आपको जल में भी मिलेंगे, स्थल पे दोनों जगह मिलते हैं, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है, स्फीयर जो जीव मंडल है। अब कौन से जीव आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा आपके लिए नुकसानदेह है। एक मानव है, तो एक मानव के बॉडी में भी अच्छे भी बैक्टीरिया हैं और गंदे बैक्टीरिया दोनों हैं। नेचर ऐसे ही बनाया है, अगर इंसान डेड हो जाए तो अगले दिन बोलेंगे भाई डेड आदमी है, उसको नहीं बोलेंगे फलाने ने डेड किया, उनको बोलेंगे ये डेड बॉडी हटाओ, बदबू दे रहा है। तब उसकी कोई जात, उसकी मजहब नहीं आती, उस वक्त बोलेंगे इसको मिट्टी डालो, हटाओ या जलाओ वलाओ, सड़ाओ गलाओ, जो खत्म करो। अर्थात कहने का मतलब है, जो बायोस्फीयर हम जब पढ़ते हैं, इसमें जीवों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा जीव, अगर जो हमारे लिए जीव अच्छा होगा, आपको सपोज करो कि फीवर आ गया, आपको बुखार आ गया, अगर आपके बॉडी में एंटीबायोटिक जो भी है, एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक, कभी काल किसी के बॉडी में अगर वो बैक्टीरिया उपलब्ध नहीं होती है, तो हम मार्केट से दवा लाके खाते हैं, तो हमारे अंदर बैक्टीरिया क्या करती है, प्रकार से एक्टिव हो जाती है, जो सोई हुई बैक्टीरिया उसको एक्टिव कर देती, फीवर हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक मेंटेन कर लेती है। वैसे सर्दी होता है तो हम दवा खाते हो, हमें मेंटेन कर देती है। तो जब बायोस्फीयर में अगर आप देखेंगे, ये तो एग्जाम्पल दिया मानो के, जैसे आप पढ़ते होंगे पिरामिड, तो पिरामिड में आप पढ़ते होंगे नंबर सिस्टम है, बायोम सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है। ये सब क्या है, जो मानव के हित के लिए कोई भी जीव जंतु है, कोई भी जीव जंतु है, अगर वो अच्छे हमारे जीवन में उपयोग करेगा, हमें फायदा देगा, चाहे स्थल पे हो या चाहे जल में हो, अगर ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, तो मानव का विकास होगा कि नहीं होगा। सपोज कैसे, सपोज आप मान लीजिए उदाहरण के लिए, जल स्तर में बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी सब प्रकार की मछलियां होती है, लेकिन जल से हमें क्या प्राप्त हो रहा, उसमें जो जीव जंतु हैं उनसे मेडिसिन भी बनाते हैं, उनसे हम मेडिसिन के साथ साथ वो अपने जीवन में खाने पीने के बहुत से मछलियों को तलते भूनते खाते हैं, लोग अपनी प्रोटीन भी इकट्ठा कर रहे हैं। जो आजकल देखते हो विटामिन ए की जो गोली मिलती है, वो मछली का तेल होता है। जब ये सारी चीजें हमारे लिए अनुकूल होगा, तो मानव का विकास होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। इसलिए हमें बायोस्फीयर भी पढ़ना चाहिए, चाहे स्थल रूप में हो चाहे जल रूप में। जो भी जीव जंतु हमारे जीवन में मदद कर रहा है, सपोज करो कि आप एक किसान के बेटे हो या आप एक किसान हो, जब देखते होंगे केचुए होती हैं, केचुआ क्या करता है, जिसको किसान का मित्र बोला जाता है, मिट्टी को क्या करता, पूरा वो उर्वरक बना देता है। तो एक प्रकार से जीव अगर हमारे खेत को उर्वरक बनाता है, तो फसल अच्छा होगा, और जब फसल अच्छा होगा तो हमारा विकास होगा कि नहीं होगा, अर्थात द पीपल डेवलपमेंट का होगा कि नहीं होगा। यही तो बात है। तो पहले आपको क्या समझो, पर्यावरण को। अब पर्यावरण को समझने से पहले पृथ्वी को समझो। पृथ्वी पे लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ो, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ो, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ो। और जब ये तीनों हमारे लिए अच्छा होगा, ये तीनों जब बेटर होगा, तो हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, और जब एनवायरमेंट अच्छा होगा, मेंट अच्छा होगा, तो हमारा विकास होगा। बस यही सी सिंपल सी चीज है, बाकी आपको उसमें रटाया जाता है। बताइए वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम किससे जुड़ा है, आपका लिथोस्फीयर पार्ट है और बायोस्फीयर का पार्ट है और हाइड्रोस्फीयर का भी पार्ट है। तीनों जुड़ करके कोई वन का निर्माण हुआ है। क्यों भाई, उसको धूप भी चाहिए, जल भी चाहिए, और जहां पेड़ कोई रुका है, जिस जगह उगा हुआ है, उसके लिए कोई जमीन का टुकड़ा चाहिए। तो जमीन का टुकड़ा लिथोस्फीयर मिलेगा, और जल कहां से मिलेगा, आपको हाइड्रोस्फीयर पे मिलेगा। और बायोस्फीयर मतलब उसमें भी हर एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन एक चीज और है दोस्तों, चौथा एक बात करते हैं आपका एरोस्फीयर। इसको बोलते हैं एरोस्फीयर, मतलब वायुमंडल।
एरोस्फीयर। ये क्या कहलाता है? वायुमंडल। सूर्य से आने वाली जो भी परावैंगनिक किरणें होती हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, उसी में आपका एक आता है जिसको बोलते हैं ओजोन स्फीयर। अर्थात ओजोन लेयर क्या करता है? सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को उसको फिल्टर करती है और मानव तक, जो जीव जंतुओं तक शुद्ध किरणें पहुंचती हैं, जिसकी वजह से मानव पे किसी प्रकार कोई बीमारी नहीं होती, कोई डिजीज नहीं होती है। इसका भी हमारे जीवन में काफी महत्व है कि नहीं है? आप अगर स्पेस में, या आप देखते होंगे जो अर्थ है, तो एक आप ऐसे पोल टू पोल से कनेक्शन पीएसएलवी, और एक आपको होता है ये जो आपका इक्वेटर लाइन से लेकर के एक आपका ऐसे घूमता है, एक ऐसे भी, जिसको जीएसएलवी, पीएसएलवी उसमें नाम देते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करता है, लेकिन हम किसमें उसको छोड़ते हैं? स्पेस में, अर्थात वायुमंडल में। तो वायुमंडल जो है, अगर हमारे अनुकूल है तो हमारा विकास होगा कि नहीं होगा? होगा जरूर। यही सारी चीज आपको पहले ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसमें आपको जो फैक्चुअल रूप से समझना क्या होता है, अब एक एक करके बात करते हैं। ये जो मैप बनाया था, मैं इसको क्या समझाना चाह रहा था कि अगर आपके किसी भी राज्य या किसी भी देश, किसी भी कैपिटल का, वहां का अगर लिथोस्फीयर अच्छा है, हाइड्रोस्फीयर अच्छा है, बायोस्फीयर अच्छा है और एरोस्फीयर अच्छा है, तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, तो मानव का विकास होगा। कैसे? सपोज करिए आप चाहे मुंबई में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, अगर दिल्ली में हो, वहां का एरोस्फीयर मतलब वायुमंडल में अगर देखा गया ट्रोपोस्फीयर पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादातर बढ़ जाएगा, जो आप सांस लेने में आपको तकलीफ उत्पन्न करेगी। जब आपके लिए वहां का वायुमंडल अच्छा नहीं होगा, तो क्या आपका स्वास्थ्य जब अच्छा नहीं होगा तो आपका विकास होगा? नहीं होगा। आप बार बार बीमार पड़ेंगे, आप थकान महसूस करेंगे, आप एंजाइटी में आ जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, बहुत सी समस्याओं से घिर जाएंगे, तो क्या आपका विकास होगा? नहीं होगा। आप लिथोस्फीयर पे आइए, अगर जहां कहीं भी आप रहते हैं, वहां पर पता चला पेड़ पौधे ही ना हो, वहां पर एक प्रकार से धूल धक्कार मिट्टी उड़ रही हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रहे हैं, तो आप शोरगुल ज्यादा होगा, तो आप वहां सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या बीच बीच में कभी एक आध दो झटके भूकंप आ गया, तब तो आपकी जीवन ही चली गई। तो ये भी अगर ठीक नहीं मिला, तो आपका सर्वांगीण क्या विकास होगा? नहीं होगा। हाइड्रोस्फीयर, जहां पर आप रहते हैं, अगर मान लीजिए यमुना नदी किनारे आप हैं, अगर वहां का पानी शुद्ध नहीं है, वाटर रिचार्ज जो होती है वो शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, तो आपके सर के बाल उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? उड़ जाएंगे। आपको स्किन बीमारी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। आपको तरह तरह, जैसे आप देखते होंगे पंजाब में आजकल बहुत सी समस्याएं क्रिएट होने लगी। क्या क्रिएट होने लगी समस्याएं? ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके पीछे रीजन बताते हैं आपको। थोड़ा ड्रग्स वगैरह बहुत कुछ उड़ता पंजाब मूवी दिखाया गया है, कभी आप देखिएगा। वो मूवी हमारी समाज की आईना होती है। पंजाब में क्या किया गया, लोग बासमती चावल बहुत ज्यादा उगाते हैं, और उसके चावल उगाने के लिए बहुत से ज्यादा चाहिए पानी। अब बरसात इस लेवल तो है नहीं कि पानी रिचार्ज हो जाए। अब धीरे धीरे इतना रोड, इतना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब कुछ ज्यादा डेवलप हो गया, और पानी इतना ज्यादा, जो पानी है, वाटर लेवल बहुत कम हो गया, बहुत डाउन, बहुत नीचे चला गया, पानी कम मिल रहा। तो मिट्टी के अंदर बहुत से, जब आप सियाल सीमा नीफे पढ़ेंगे, कभी आप पढ़िएगा, उसमें पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, या उसमें पता ऐसे ऐसे तत्व की, ऐसे समझ जाइए, पानी में ऐसे ऐसे तत्व की मात्रा आने लग गई जो पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पीने से आपके स्किन पे प्रॉब्लम तो हो ही रहा, प्लस आपके हार्ट, आपके लीवर, आपके किडनी, प्लस आपका ब्रेन का न्यूरॉन सिस्टम तक के सोचने समझने की ताकत को भी कम करता जा रहा है। इसलिए वहां सरकार कहती है, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा आप पेस्टिसाइड, दवा का छिड़काव करते हैं, यूरिया डालते हैं, एनपीके डालते हैं, डाई डालते हैं, वो सब मिट्टी में ही तो जाता है। अगर धीरे धीरे नमक की मात्रा बढ़ जाएगी आपकी मिट्टी में, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, फसल का उत्पादन कम हो जाएगा, और फसल का उत्पादन जब कम हो जाएगा तो आपका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें हर एक पहलू को भी समझना है। ठीक है दोस्तों, तो पानी अगर सही है तो आपका विकास होगा, अगर पानी सही नहीं है तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, और स्वास्थ्य खराब होगा तो आपका विकास नहीं होगा। वही बायोस्फीयर हो गया, और यही जब चारों मिला दो तो आपका इन्वायरमेंट आता है। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे आप पढ़ेंगे एमडीजी क्या है,
जिसके लिए सरकार व्यवस्था बनाई है कि आपको शुद्ध पानी की व्यवस्था किया जाए, वातावरण शुद्ध किया जाए, रोड अच्छे बनाए जाए, पानी को रिचार्ज किया जाए, वाटर रिचार्ज करने की व्यवस्था किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। अभी जैसे एक प्रोजेक्ट देखे होंगे लेटेस्ट में, अगर जिन्होंने खबर सुने होंगे, केन बेतवा प्रोजेक्ट जो जोड़ा जा रहा है, जिसमें आपका बुंदेलखंड हो गया, उत्तर प्रदेश और ललितपुर और आपका पूरा भिंड मुरैना, ये सब मिला करके जो केन बेतवा रिवर है, इससे प्रोजेक्ट एक बनाया जा रहा है कि सभी इस एरिया में हरा भरा किया जाए, वाटर रिचार्ज हो, यहाँ का पहले चीज पानी की व्यवस्था किया जाए और हरियाली एरिया बनाया जाए, लोग खेती भी अच्छा करें, पानी पीने की व्यवस्था अच्छा हो और लोगों का सर्वांगीण विकास किया जाए। इसके लेकर के सरकार ने काफी अच्छा प्रोजेक्ट बनाई है, इसको लॉन्च की है, प्लान बनाई है, जो भी है। तो एमडीजी अगर देखा जाए तो हमने शुरुआत में बात किया, एसडीजी ये भी हो गया। अगला पढ़ोगे सीओडी क्या है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये सारी चीजें क्या है, यही तो आप पढ़ते हैं। सीओपी क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है। अब आइए यहां लिखते हैं, यहां पर बायोडायवर्सिटी क्या है, सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है, ऐसे सुन लो। बायोडायवर्सिटी से पहले आप पढ़ोगे वेटलैंड। अगर मान लीजिए किसी में किसी पर्टिकुलर पर वहां का अच्छा वातावरण है, वहां का वायुमंडल भी अच्छा है, वहां का लिथोस्फीयर अच्छा है, हर एक प्रकार से वहां अनुकूलित वातावरण होगा और नमी अगर होगा तो वहां पर मानव बसेगा नहीं बसेगा। आप किसी भी प्राचीन काल का इतिहास उठा के देखिए, मानव कहां पर रुका है, कहां पर बसा है। जो भी सभ्यता डेवलप हुई है सब नदी के किनारे हुई है। क्यों? पानी की व्यवस्था हुई, अच्छा वातावरण मिला। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर वेटलैंड है, नमी है, पानी अच्छा है, यहाँ मानव निवास करेगा नहीं करेगा, करेगा। दूसरा चीज, जब तरह तरह के यहाँ पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति होगी तो यह जब ज्यादा मात्रा में जीव जंतु होंगे तो उनमें अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेंगे। आपको पता चला कुछ जलचर मिलेंगे, कुछ स्थलचर मिलेंगे, अर्थात जो जमीन पर रहने वाले जीव जंतु मिलेंगे, कुछ जल में रहने वाले जीव जंतु मिलेंगे। तो जब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आप देखेंगे तो उन्हीं में कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। जैसे सपोज इंडिया एज ए बायोडाइवर्सिटी कंट्री। क्यों भाई? यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषा है, अलग अलग प्रकार के लोगों खान पान है, अलग अलग प्रकार की कल्चर है। तो ये सब क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी कहलाती नहीं है। तो वैसे वेटलैंड पहले आप पढ़ो। अब वेटलैंड की सम्मेलन रामसर में किया गया। कहाँ रामसर है? आप ईरान में पढ़ेंगे, एक फैक्चुअल की पार्ट है। अच्छा, तो जब वेटलैंड होगा तो वेटलैंड में बहुत से जीव जंतुओं का जन्म होगा और जब बहुत सी मात्रा में जीव तो बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। और वही जब उनका एक मान लीजिए और एक लॉन्ग टर्म बहुत दूर तक फैल जाता है, उसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट रेंज हो जाएगा। यही तो है चीजें। और जब हॉट स्पॉट किसी भी चीज का रेंज अच्छा होगा तो इससे एक आंकड़ा लगाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ का मिट्टी अच्छा हो सकता है, यहाँ का वातानुकूल बहुत अच्छा हो सकता है, तो मानव का भी विकास अच्छा हो सकता है। और जब मानव का विकास होगा तो प्रकृति से जो गोद से हम अलग अलग चीजें निकालते हैं, चाहे खनन के रूप में निकालते हैं, चाहे आप फसल के रूप में निकालते हैं, किसी भी रूप से आप जो प्राप्त करते हैं, तब मानव अपने विकास के लिए अपने जीवन उसको उपयोग कर रहा है। आज जैसे क्या किया जा रहा है, अब बिजली का उपयोग कहाँ से करें भाई? कोयला तो आप निकालेंगे तभी कोयले से तो बिजली बन रहा है, या नहर है, नदी है, उस पानी से आप बांध बनाते हैं, उस पानी को गिराते हैं, फिर वहां से आप बिजली का निर्माण करते हैं। ये भी एक प्रोसेस है। पवन चक्की, वहां से आप बिजली बनाते हैं। तो मानव ने क्या करा है? नेचर की जितनी भी चीजें हैं अपने जीवन में उसका क्या कर रहा है? विदोहन करके उसका प्रयोग कर रहा है, जिससे हर एक प्रकार का लग्जरी चीजों का निर्माण कर रहा है। लोहा है, मान लीजिए आपका बंगलोर हो गया या झारखंड हो, जहां लोहा प्राप्त होता है, लोहा निकाल लिया, अब उस लोहे को अलग अलग वैरायटी उसको बनाता है बढ़िया, तो लोहे से गाड़ियां बन रही हैं, कूलर बन रहे हैं, फ्रीज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, कहीं बने। तो आपके जीवन में क्या हो रहा है? उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही चीज आपको कनेक्ट करके जोड़ना है, पढ़ना है, और कुछ है नहीं। ये जो दो चार वर्ड है, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है। जब आप सीओडी बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स होता है दोस्तों, जब मानव आज इतना ज्यादा अपने आप को डेवलप किया है कि एक जीन दूसरे जीन को मिला करके एक नया जीन, एक हाइब्रिड जीन बना देता है। सपोज कैसे? नेचर क्या कहती है
नेचर का रूप है हमेशा चेंज होते रहना, परिवर्तन होते रहना। अगर आप एक जैसे रहेंगे और एक ही जैसे आप अपना प्रोसेस करते रहेंगे, अगर आप नेचर के अनुकूल नहीं चल पाएंगे तो आपका डिक्लाइन होना तय है। सपोज करिए कैसे, जैसे कोई व्यक्ति है 60 साल पे अगर रिटायरमेंट होता है, अगर वो कोई काम नहीं करेगा तो इतना गारंटी ले लो 65 तक जाते जाते वो रिटायरमेंट जिंदगी से हो जाएगा। क्यों? जब तक वो नेचर के हिसाब से सुबह उठता था, ऑफिस जाता था, काम करता था, फिर आके खाना खा के सो जाता था, ठीक। लेकिन जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, उसका काम करने का प्रोसेस बंद हो जाता है, उसका समय काटना बड़ा भारी पड़ जाता है, तो दिमाग में तरह तरह प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन चीजें आने लगते हैं। बच्चों के वो डांट देगा, कोई बच्चा खेल रहा हो तो भी बोलेगा, बच्चों को, बीवी को बोल सकता है, बहू को डांट देगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो सकता है, एक प्रकार से अवसादों में फंस जाता है। अवसाद मतलब एंजाइटी में फंस जाता है। तो जहां उसको और जीना था 10 साल, तो पता चला 5 साल के अंदर वो निकल जाता है। कहने का मतलब यही है, अगर आप नेचुरल प्रोसेस से जिंदगी जिएंगे तो नेचर के हिसाब से 80, 85, 90 तो जी लेंगे। अगर हम नेचर के अनुसार नहीं जी पाएंगे तो आप जल्दी ही निकल लेंगे। तो आप ये समझिए क्या मैं बताना चाह रहा दोस्तों, कि मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो बीओडी है, सीओडी है, इसका कॉन्सेप्ट। सीओडी क्या कहता है, जिसको बोलते हैं कार्बन ऑक्सीजन डिकम्पोजर, बायो, जिसको बोलते हैं अगला बायो ऑक्सीजन डिकम्पोजर। ये क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कोई नाला बह रहा हो, तो नाले में तरह तरह के, हर एक घर से कचरे हैं बहते हुए जा रहे हैं, तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। उसमें जो अलग अलग प्रकार के, जैसे किसी घर से चावल बह के चला गया, जूठा खाना बह के चला गया, कुछ भी डाल दिया, अपने घर से छोड़ देते, नालियों में डाल देते, सिंक में डाल दो, वो बह के चला गया, ठीक। तो उसको आप देखते हैं नेचुरल प्रोसेस जो होता है, बीओडी जो करता है, वो बायोलॉजिकल तरीके से उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। और उसके बाद ऑक्सीजन जितना वो खींचेगा, जो कीड़े होते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करेंगे। ऑक्सीजन जब खींचेंगे तभी तो उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको सड़ाएंगे। या ऐसे मान लीजिए कोई एक टोकरी लीजिए, उसमें 4-5 टमाटर डाल दीजिए और कहीं पर रख दीजिए, धूप भी खा रहा हो, बरसात भी खा रहा हो, तो धीरे धीरे देखते हो उसमें कीड़े पैदा होगा। उस कीड़े क्या करेगा, वो नेचुरल प्रोसेस जब उसको सड़ा के गला करके खाद बनाती है, उसी को बोलते हैं बीओडी। और दूसरा होता है सीओडी। क्या है, जब आपको बहुत फास्ट तरीके से काम करना है, कि अब बीओडी करेगा तो नेचुरल प्रोसेस होता है भाई, उसको 10 दिन 15 दिन लग जाएगा, लेकिन सीओडी पता चला 3 दिन में गला देगा। केमिकल आप डालेंगे तो उसका जो प्रोसेस होगा बहुत फास्ट करता है, उसी को बोलते हैं सीओडी। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आजकल मानो बीओडी प्रोसेस से कम काम हो रहा है, सीओडी के तरीके से सबसे ज्यादा काम हो रहा है। जैसे अब इतना किसी पास पेशेंस और धैर्य है नहीं, आप कहीं चले जाएं किसी ढाबे या होटल पे, अगर 5 मिनट लेट हो जाएगा, आपको रेसिपी बना के नहीं देगा, तो आप बोलेंगे ठीक भैया रहें, तो बाद में आते हैं। अगर वो फटाफट आर्टिफिशियल तरीके से ऑलरेडी दाल गर्म करके रखा है, रोटी बना के रखा, फटाफट गर्म करके आपको दे दिया, तो एक प्रकार से सीओडी का कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई, उसने सब बना के रखा, बस गर्म करके उसको देना है, लेकिन स्वाद आपको बीओडी वाला में नहीं मिलेगा, सीओडी ही वाला मिलेगा। तो देखते होंगे बहुत से लोग जब बड़े बड़े होटल या ढाबे पर खाना खाते हैं तो उनका सीओडी ही कॉन्सेप्ट होता है। और बीओडी मतलब होगा ताज़ा बनाएगा, समय लेगा, 2-4 घंटे में बना के देगा। तो आजकल बीओडी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इसलिए मानव का स्वास्थ्य पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लग गया। सीओडी की वजह से सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लग गया। ये चीजें हमें अपने जीवन से भी जोड़ के पढ़ना है, और जब जिस तरीके की इंपैक्ट पड़ेगा, अगर पॉजिटिव पड़ेगा तो मानव का विकास होगा, नेगेटिव पड़ेगा तो मानव का विकास नहीं होगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि इसमें कई देश मिल करके जापान में 1997 में, इतना हाँ 1997 में एक प्रकार से जापान ने एक संस्था बनाई कि जैसे अलग अलग देश कार्बन उत्सर्जन करते हैं। कार्बन उत्सर्जन मीन्स फैक्ट्रियां लगे, इंडस्ट्रियल लगे तो धुआं निकलेगा। तो जा करके देखते होंगे जो पृथ्वी, उसके चारों तरफ आप देखते होंगे धुआं धुआं हो गया, या कार्बन ही कार्बन हो गया, या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज। जैसे अभी आप देखो लॉस एंजलिस में अभी जिस प्रकार का वहां पर जो आग लगी है, इसके पीछे मानव ही एक्टिविटीज है। अब वहां चाहे वो गर्म हवा चलती हो चाहे ठंडी हवा चलती हो, नेचर हमेशा अपने आप को बैलेंस करेगी ही करेगी। इसीलिए कहा गया है कि नेचर के साथ छेड़खानी करोगे तो नेचर आपको जरूर छेड़ेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है, ये जो बात है क्योटो प्रोटोकॉल,
एक संस्था बनाई गई थी कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। अब कार्बन उत्सर्जन कम करने का मतलब है, वो कहते हैं आप ग्रीन तरीके से करो, एक प्रकार से इन्वायरमेंट के अनुकूल करो, ना कि इन्वायरमेंट के प्रतिकूल जाओ, अनुकूल रहो। अनुकूल मीन्स क्या होता है, जैसे मैं आपको बुलाऊं तो आप मेरी बात सुन रहे हो तो मेरा अनुकूल है, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं आप पे गुस्सा हो जाऊंगा, मेरी बात क्यों नहीं सुने, मेरा जवाब क्यों नहीं दिए। यही बात है, अगर हम नेचर के अनुकूल आप सारा काम करेंगे तो आप पे कोई प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप नेचर के विपरीत ज़्यादा जाओगे तो आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे आज पड़े या चाहे 100 साल बाद, चाहे 1000 साल बाद, लेकिन नेचर अपना बैलेंस लेगी, अपना बदला जरूर लेगी। तो इसीलिए उसके कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जापान में अलग अलग कंट्री सबको बैठा के इससे बात किया गया कि आप ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करेंगे तो आप कितना टैक्स लगेगा, अगर आप कम करेंगे तो आप पे और टैक्स कम कर दिया जाएगा। मेन मोटिव यही था। COP है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये क्या होता है दोस्तों, कभी जैसे बोलते हैं ना G20 सम्मेलन, G30 सम्मेलन, G8 सम्मेलन, 8 लग गया, 9 लग गया, 12 लग गया, जितने कंट्री जुड़ेंगे उतना नंबर बढ़ेगा। वैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, ये भी उसी तरीके से है, पर्यावरण पे बात होती है, एनवायरनमेंट को लेकर के, जिससे पूरा डिबेट होगा। दूसरा चीज आपका विकास की बात किया जाएगा, इकोनॉमिक्स की बात किया जाएगा, जॉब की बात किया जाएगा, हेल्थ की बात किया जाता है। एक प्रकार से पार्टी होती है, वो पार्टी नहीं कि आओ बैठो खाना खाओ चले, नहीं, उससे बैठ करके सब लोग बात करेंगे, 1 हफ्ता 4 हफ्ता जो भी जितना समय है सबको मौका दिया जाता अपनी बात रखने का। तो ये सब जितनी संस्थाएं बनाई जाती हैं ये पर्यावरण को बेहतर करना, जब पर्यावरण बेहतर होगा तभी मानव का विकास होगा। तो ठीक है दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं, और 2 टॉपिक और बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या है। ग्लोबल वार्मिंग ऐसे समझो जैसे आप हो, आप कहीं पर जॉब करते हो, अगर आपके अनुकूल वहां पर जॉब करने वाले जैसे जो भी लोग हैं, बॉस जो आजकल लोग बोलते हैं बॉस, भाई वहां पर मैनेजर डायरेक्टर साहब है, CEO साहब है, अगर वो आपके अनुकूल है या आप उनके अनुकूल है, अनुकूल मीन्स आप टाइम पे गए, आपको फाइल मिला, आपने काम किया, जैसे आपका टाइम हुआ सर 5 बज गया, अब बेल बजा, फाइल सबमिट किया, बैग टांगा, अपने घर आ गए, बहुत अच्छा बात। लेकिन पता चला वहां पर आप जॉब कर रहे हैं, जाते ही आप पे भड़ास कोई निकाल दे, आते वक्त भड़ास निकाल दे, तो आपके अंदर एक ग्लोब जो आपकी पूरी बॉडी है, ऐसे ग्लोब मतलब एक पृथ्वी की बात कर रहा है, बट एग्जाम्पल आप समझो ग्लोब। अब आप पे क्या हुआ, आप एक नेगेटिव चीज से अवसाद में आ गए, आप एक गहराई टेंशन में आ गए, परेशान हो गए, अब एक ग्लोब की तरह आप गर्म हो गए। अब जब आप गर्म हो जाए तो आपके क्लाइमेट में चेंज आने लगे, क्या चेंज है, आपके व्यवहार में चेंज आएगा, आप घर पे आके बच्चों को थप्पड़ मार देंगे, बीवी 4 बात सुना देंगे, पड़ोसी कुछ बोल देंगे, ये सब क्या हो रहा है, यही तो क्लाइमेट चेंज होता है। वैसे ही जब ये ग्लोब है, अर्थ है, अगर मान लीजिए मानव ने इस एक्टिविटीज पे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करता है, नेचर के हिसाब से सब कुछ करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे इसके अनुकूल के बजाय प्रतिकूल उल्टा काम कर दिया, तुरंत क्या होगा, ये पूरी अर्थ हो गई गर्म, और जब अर्थ होगी गर्म तो पानी होगा गर्म, और जब पानी होगा गर्म तो यहाँ होगा ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज क्या होगा, कहीं पर बाढ़ आएगा, कहीं पर सूखा आएगा, कहीं पर आग लगेगा, तो कहीं पर दुनिया ही नाश करेगा। ये चीजें मैं कहना चाह रहा था, बाकी और अगला टॉपिक बाद में और बताएंगे। ये व्यवहारिक रूप से चीजें बताया दोस्तों, एक बार जाइए किताब पढ़िए, इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण पारिस्थितिकी क्या है, और इसके कन्वर्जन क्या है, पिरामिड क्या है, और नंबर सिस्टम क्या है, बायोम सिस्टम क्या है, ये सब कुछ आपके ही व्यवहारिक में जो सारी चीजें एक्टिविटीज होती है सब कुछ वही जुड़ा है, और ये सब अच्छा है तो आपका मानव का विकास अच्छा होगा। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बीच बीच में दूसरे तीसरे वीडियो डालते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। चाहे मेरे लिए एक ही सब्सक्राइबर या एक ही लोग देखते हैं, मैं बहुत खुश रहता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता चलो एक आदमी ने कमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया है। लाइफ में मस्त रहना चाहिए, क्या किया जाए, कल का कोई भरोसा नहीं, आज में क्या जीना। तो आज इतना ही दोस्तों, कल की टेंशन ना लो, आज चाहे रूखा मिले सूखा मिले, इंजॉय करो, यही जिंदगी है, बाकी टेंशन किसको नहीं है दोस्तों, टेंशन सभी को हो। कोई एग्जाम क्वालिफाई करके परेशान है और कोई क्वालिफाई नहीं किया तो भी परेशान है, यहाँ कोई ये सब चलता रहेगा, ये टाइम पास जिंदगी और कुछ है नहीं है। और रही बात, एक दोस्त ने कमेंट किए कि सर जो एग्जाम हुआ उसको एनालिसिस करके बताइए पेपर कैसे हुआ।
तो दोस्तों काफ़ी मैंने स्टूडेंट को कुछ बोला था, अगर जिन्होंने पेपर दिया मुझे बताएं, बट कोई बताया नहीं। तो इधर उधर से मैंने भी काफ़ी चीज़ें देखा, ढूंढा, तो आज बता देता हूँ कैसा पेपर हुआ था। पेपर आपका जो है पूरा ट्रेडिशनल बेस पे था, और जिनको ट्रेडिशनल अच्छे समझ है, प्लस कुछ उसमें आपका क्रोनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। क्रोनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मीन्स होता है जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग, आपका जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया था। बट ऐसा नहीं है कि मतलब कि जैसे कि 5 सबसे फिक्स नहीं हो किसी किसी में पता चला आपका एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आ गया, किसी मैंने देखा सुना कि भाई उसमें आईसीटी से क्वेश्चन काफ़ी आ गया, किसी जो टाइम है अलग अलग, जो अलग अलग, किसी की मॉर्निंग है, किसी की इवनिंग में है, तो आपने जो अलग अलग शिफ्ट है, क्योंकि दोस्तों अगर पता चल रहा कि आपका कम से कम 20-25 दिन अगर एग्जाम होगा, तो पेपर सेट करने वाले क्या लगेगा, कितना क्वेश्चन बनाएगा, ये इसी सिलेबस में इससे बनाएगा। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगा तो बच्चे कहेंगे भाई जब सिलेबस आपने दिया, सिलेबस में क्वेश्चन बनाओ, आप अलग से क्वेश्चन क्यों लाते हो। तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। दिसंबर का क्वेश्चन पूरा थ्योरिकल होता है, कंसेप्चुअल होता है, बट आपका जून में क्या होता है दोस्तों, अब जो पेपर होगा, तो हाँ दिसंबर को बताते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन था। हर एक यूनिट किसी के मान लो मॉर्निंग वाला जो आपका शिफ्ट है, तो उसमें टीचिंग आ गया, रिसर्च आ गया, कम्युनिकेशन दे दिया, प्लस आपका डीआईओ दे दिया, दो एक एक क्वेश्चन ऐसे बढ़ा घटा के आपका आईसीटी कर दिया, तो कभी कभार द पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स कर दिया, और एक दो क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन सिस्टम कर दिया। फिर इवनिंग में क्या कर रखा है, हायर एजुकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया, द पीपल डेवलपमेंट्स एनवायरमेंट्स क्वेश्चन दे दिया, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन 2-4 कर दिया। तो ऐसे ही अपने आप को बैलेंस किया। फिर बीच में क्या कर दिया, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बढ़ा दिया, कुछ आपका जो हायर एजुकेशन सिस्टम वहाँ से 2-3 क्वेश्चन लिया, रिसर्च एप्टीट्यूड से 1-2 क्वेश्चन लिया, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन डाल दिया। इस तरीके का अपने आप को बैलेंस करके पेपर पूछा है। तो जिन्होंने पेपर दिया होगा इस प्रकार से सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और रही बात पेपर तैयारी करने का, तो पेपर तैयारी एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पीवाईक्यू को तभी आप करिएगा जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। नहीं तो आप पता चला किसी को युद्ध में जाने से पहले क्या करना होगा, आपको वर्जिश करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मसल गेन करना पड़ेगा, आपको हर एक प्रकार से जूडो, कराटे, क्लर्ची सब सीखना पड़ेगा, तभी तो युद्ध में जाओगे। आपने सीखा नहीं, डायरेक्ट युद्ध में जाओगे तो हम एक हाथ लगेगा, आप गिर जाओगे, है कि नहीं है। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब जाके पीवाईक्यू करिए, ठीक है। बहुत लोगों ने पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू ठीक है, अगर आपको दांव पेच देखना है तो एक बार देख लो, सिलेबस देखो, किस किस से यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, एक आइडिया लगेगा। उसी आइडिया के हिसाब से आप क्या करो, कॉन्सेप्ट को पढ़ो। तो आज इतना ही है, फिर कभी दूसरा लेक्चर लाएंगे, बात करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, थैंक यू वेरी मच।